नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को लेकर दिलचस्पी अन्य राज्यों से हमेशा ज्यादा ही रहती है। वजह है यहाँ के समीकरण, पल पल में बदलती यूपी की राजनीति। एक तरफ तो बीएसपी की एसपी से सालों पुरानी दुश्मनी अचानक दोस्ती में तब्दील हो गई और दोनों पार्टियों ने आरएलडी के साथ गठबंधन भी कर लिया। वहीं कांग्रेस को भी इन दोनों पार्टियों ने पूरी तरह किनारे नहीं किया है, लेकिन साथ होने का दावा भी नहीं किया और तीनों की जंग है एक अकेली बीजेपी से, मोदी से, जो उनकी राह में फिलहाल बहुत बड़ा रोड़ा बनकर डटे हुए हैं। वो अपनी जीत सुनिश्चित करने की तैयारी भी कुछ इस तरह से कर चुके हैं कि यूपी में हर एक सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट को उतार रहे हैं, फिर चाहे वो मथुरा सीट हो, अमेठी सीट हो, रामपुर सीट हो या फिर आजमगढ़ सीट हो। आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में इस बार समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, जहां से 2014 में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था। अब पिता की सीट से मैदान में उतरे अखिलेश के खिलाफ बीजेपी को भी कोई मजबूत ही कैंडिडेट उतारना था, तो बीजेपी ने इस सीट से अभी हाल में बीजेपी में शामिल हुए दिनेश लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो आजमगढ़ से आज से नहीं बल्कि पिछले कई साल से जुड़े हुए हैं। वो आजमगढ़ को अपना घर मानते हैं। अखिलेश यादव को बड़ा भैया मानने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खुद को अखिलेश भक्त नहीं, देशभक्त बताते हैं और देश की ही सेवा करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। अब जब दो यादव इस सीट से मैदान में हैं, तो टक्कर भी कांटे की है। एक तरफ यूपी के पूर्व सीएम हैं, दूसरी तरफ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, जिन्हें ये कामयाबी अपने पूर्वजों से नहीं बल्कि अपने बलबूते पर मिली है। निरहुआ बताते हैं कि कैसे वो भैंस पर बैठकर गाना गाते थे, अब भोजपुरी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गानों में अपनी आवाज भी देते हैं। बचपन से ही गायक बनने की इच्छा रखने वाले निरहुआ घंटों भैंसों पर बैठकर एक गाना खूब गुनगुनाया करते थे। वो गाना था 1979 में आई फिल्म काला पत्थर का गाना। ऐसा गजब नहीं ढाना पिया मत जाना विदेश वारे, जिसमें शशि कपूर हैं और जिस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है। सिवान की खुली वादियों में निरहुआ इस गाने को गुनगुनाते हुए घंटों काट दिया करते थे, जिन्हें निरहुआ संगीत के रियाज के लिए एक बेहतर जगह मानते हैं। वहां से निकलकर भोजपुरी फिल्में, फिर बिग बॉस का घर और अब लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ। ना पहले और ना अब निरहुआ को किसी परिचय की जरूरत है। अब जरूरत है तो पीएम मोदी को प्रभावशाली व्यक्ति मानने वाले निरहुआ को अपनी कमर कस लेने की, क्योंकि टक्कर कांटे की होगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बाद अखिलेश यादव के मैदान में उतरने के बाद आजमगढ़ में यादव, मुस्लिम और दलित समुदाय की आबादी ज्यादा है, जो कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। लेकिन निरहुआ का ऐसा कोई जनाधार आजमगढ़ में नहीं है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के जरिए यादव वोटरों में बिखराव और पिछड़े तबके के वोटों के जुड़ाव के जरिए अखिलेश यादव को मात देने का जो बीजेपी ने प्लान बनाया है, वो कितना कारगर साबित हो पाता है। कोई चुनौती नहीं है। आजमगढ़ में क्या चुनौती है? आजमगढ़ जो है वो मेरा घर है। गाजीपुर आजमगढ़ आपको जैसा पता है, और मैं जब भी कोई फिल्म बनाया हूँ तो आजमगढ़ में ही बनाया हूँ। आजमगढ़ को बहुत करीब से जानता हूँ मैं, गाजीपुर में पैदा हुआ हूँ और पूर्वांचल की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। बाकी लोग हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े घर में पैदा हुए हों, बड़े राजा के घर में पैदा हुए हों और आज वो आजमगढ़ में आए हों आजमगढ़ का दुख दर्द समझने के लिए, पर उस दुख दर्द को वो समझ पाएगा जो वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ खेती किया है, गृहस्थी किया है, उसको मालूम होगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि वहाँ की मूल जो समस्याएं वो है क्या। मैं खेतों में पानी भराया हूँ। मैं जब खेत में बिया पता चल कि सूखा था तो कैसे में पानी भर भर के जियावे के वो हमके मालूम है। सिंचाई का कितना ज़रूरत बा वो हमके मालूम है, और उसे कैसे
लोग जूझत हूँ वो हमके पता है। जो भी समस्या, चाहे वो रोजगार की समस्या, जो भी समस्याएं हैं सब मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आज चुनाव में, वो बात ये है कि एक तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ गठबंधन है जो निजी स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। हमें उन स्वार्थी लोगों के साथ थोड़े जाना है जो हमें जाति के नाम पे, हमें क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा करके और उसका खुद लाभ उठा रहे हैं, और हमें जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हम जो है उस व्यक्ति के साथ हैं जो व्यक्ति देश के हित में सोचता है, अपना पूरा जीवन जो व्यक्ति देश के लिए न्यौछावर कर रखा है, जिन्होंने दुनिया में भारत को इसने मजबूती से प्रेजेंट किया है। पूरी दुनिया देख रही है कि वाह, आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उसकी ताकत को देखो। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देखे। तो बात यह है कि एक तरफ है वो जो देश के साथ खड़ा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो गठबंधन बना के उसके विरोध में निजी स्वार्थ में खड़े हैं। अखिलेश यादव को आजमगढ़ में के लिए चुना अखिलेश यादव ने अपने को, जी, तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ यादव बाहुल्य एरिया है, हाँ, मुस्लिम में 51% है, जी, और आपको भाजपा ने दिया इसलिए कि आप भी यादव हैं, जी। कौन बड़ा यादव है, अखिलेश यादव या दिनेश लाल यादव? नहीं, अखिलेश भैया तो मेरे बड़े भाई हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। यादव कौन बड़ा? जनता करेगी क्या कि आपके यहाँ बात तो यादव की है ही नहीं ना। यहाँ चुनाव जो है, यहाँ सिर्फ इस बात से आपको जनता नहीं चुनेगी कि आप यादव हैं। अगर यादव के हिसाब से आप चुनाव लड़ने आएंगे तो आप बुरी तरह मात खाएंगे, क्योंकि आज जो देश है वो किसी और तरफ और समस्याओं की तरफ अपना जो है विचार कर चुका है, अपना दिमाग लेके जा चुका है कि देश की और बाकी समस्याएं क्या है। जाति के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके एक शक्ति बनाना ये बहुत अच्छी बात है, पर उस शक्ति का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं? अगर उस शक्ति का प्रयोग आप देश के हित में करते तो हम आपके साथ हैं, पर आप देश के विरोध में जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना बने, और आप भी वही चाहते हैं। आप पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप यादव हैं, पर हम यादव हैं, पर हर यादव आज ये बात मानता है कि भैया हम यादव हैं, इसलिए हम अखिलेश भक्त नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। और ये बात ही मैं बताने के लिए आया हूं कि यादवों को ये मत समझिए आप कि ये यादव हैं तो बस ये अखिलेश जी जो कहेंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी भी सोच है, हमको भी पता है कि देश का भला किस में है, देश का हित किस में है, और जाति से ऊपर उठ के आपको समझना पड़ेगा, और लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस बार जाति से ऊपर उठ के वोट देंगे 100%। और मैं इसलिए ही आया हूँ। मुझे चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर कोई प्यार करता है, हर कोई बहुत शान से कहता है अरे मेरा बेटा है, ये पूर्वांचल का बेटा है, इसने हमारा नाम रोशन किया है। चाहे वो सपा के प्रचार में भी थे आप, तो इसी तरह का प्यार कर देते थे लोग। मैं एक कलाकार के रूप में, लेकिन इस बार तो भाजपा की तरफ से आप प्रचार करेंगे। जी, बताएंगे, कैसे बताएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन है, सही डिसीजन है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिसके लिए चुनाव होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब यही है ना कि भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना जो है प्रतिनिधि चुने, और हर व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वो भारत का प्रतिनिधि बने। पर जो बाकी लोग हैं, आप उनको देख लो, वो आज भी उनके अंदर वंशवाद चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है। पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी है। तो नहीं, तो असली समाजवाद अगर आपको देखना है, मैं वही कहता हूँ, समाजवादी पार्टी सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर वो समाजवाद है। अगर नेताजी के बाद
आप किसी ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को या ऐसे नेता को जिसके अंदर क्षमता है, आप उसको दे देते पार्टी की जिम्मेदारी, तो हमको लगता है कि हाँ यार ये समाजवादी पार्टी है, ये पूरे समाज को लेके चलती है। पर नहीं, आपने तो वंशवाद दिखाया, बाकी लोगों ने भी वही किया। पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच में लोकतंत्र का मतलब बताती है कि लोकतंत्र क्या है। आज आप देख लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी पहले क्या करते थे पार्टी के लिए। एक साधारण कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, प्रचारक के बाद उन्होंने अपना मेहनत जारी रखा और उनके अंदर वो क्षमता थी, तो आज वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं लोकतंत्र। ये होती है लोकतांत्रिक पार्टी जो आपको पूरा अधिकार देती है। ये नहीं कि मैं आज पार्टी का हेड हूं, कल मेरा बेटा बनेगा, ये लोकतंत्र नहीं है। आमतौर से फिल्मी एक्टर जब आते हैं जी तो बड़ी जनता अट्रैक्टिव होती है, लेकिन फिर वो अपनी शूटिंग व्यस्त हो जाते हैं, फिर जनता को भूल जाते हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैंने अपनी फिल्मी पारी बहुत धुआंधार खेली है। मैं एक ऐसा एकलौता हीरो हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में जो 2005 से लेके 2019 तक इतनी लंबी पारी मैंने और इतने अच्छे तरीके से खेला है कि जनता ने मुझे वैसे ही जितना मुझे 2005 में प्यार दिए, 2019 में भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। 2 दिन पहले मेरी फिल्म आई है यूट्यूब पे, निरहुआ हिंदुस्तानी थी 3, और नहीं 1 हफ्ता हो गया, और 1 हफ्ते में 2 करोड़ लोगों ने देखा है उसको। तो उनका प्यार मेरे प्रति उतना ही है और मैंने पूरा उसको अच्छे तरीके से खेला है। पर अब जब मैं राजनीति में आया हूं, किसी उद्देश्य से आया हूं, शायद मेरा जन्म हुआ ही इसी उद्देश्य के लिए था। मुझे अब पता चल रहा है कि मैं क्यों आया। मैं इसलिए आया हूं कि जो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार आशीर्वाद देके इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दे दिया, उनके साथ में ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, उनको जाति के नाम पे भरमा के, उनको रख के, और आज उनका शोषण हो रहा है। तो उनको वो बातें समझाने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। अच्छा, आप गीत भी गाते हैं जी? है जो कल अगली बार जब जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो क्षेत्र में लोगों को यही बताने वाला हूँ, यही निवेदन करने वाला हूँ। तो मैं कैसे प्रचार करूँ? सोच के करिया मत दनवा मोरे देश के लोग, नहीं तो देशवा बेच दी हैं बेईमानवा मोरे देश के लोग। देश से बढ़ के कुछ ना होला, सब बाटे बेकार। देश के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार। सोच के करिया मत दनवा मोरे देश के लोग।